पंजाब हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ PHA से हमारा एक एग्रीमेंट था लाहौर की हद तक, जहां हमारा ट्रैक गुजरता है, 2016 से पेंडिंग था। उस पर थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ, कोई 500 मीटर का, आधा किलोमीटर का, उसके अलावा नहीं हुआ। वो उसकी एग्जीक्यूशन आज शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारा पंजाब का जितना एरिया लाइन गुजरती है, उसके इर्द गिर्द फॉरेस्ट, सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ मरियम औरंग साहिबा साहब की मौजूदगी में एक बड़ा प्लान जो है वो रेलवे के जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ मिल बैठ कर तय होने लगा है। उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है पूरे पंजाब के अंदर वो हम करने जा रहे हैं। लेवल क्रॉसिंग सबसे बड़ा, आपको पता है कि एक्सीडेंट जो है इसकी बदौलत होते हैं, वो भी पेंडिंग था 2016 से। वो भी एक सारे का सारा जो है वो इस आने वाले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा काम जिसके लिए वजीर आला पंजाब, जिन्होंने हमें खुद कहा, रेलवे वालों को, मुझे एज ए वजीर कहा कि हनीफ भाई, मैं चाहती हूं कि जो आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी पंजाब के अंदर सर्विसेज जो हैं वो अबेंडन है, उनको रिस्टोर करें और उसके लिए जितने पैसे आपको चाहिए मैं दूंगी। उस सिलसिले में हम रात गए हुए थे। हमने 6 रूट्स जो हैं वो उनको दिए, उसके ऊपर एस्टीमेट बना के लेके गए हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को वो गैर मुल्की दौरे पे कल निकल रही हैं या 11 को, तो उसके बाद जब वो आएंगी तो 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला उनके साथ हमारी एक मीटिंग होगी। बाकी सब चीज़ों की अप्रूवल, जैसे मैंने आपको कहा, वो मिल गई। इस सिलसिले में उनके साथ बैठकर एक प्लान तैयार किया जाएगा और वहाँ पे जो छोटी ट्रेन्स हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा, जो विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में आएंगी और वो भी उन रूट्स पे चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने हमसे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान का, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 160-180 तक की कोचेज हैं, लेकिन हमारा ट्रैक इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर कोचेज मौजूद हैं तो इस ट्रैक की लागत कितनी आएगी वो हमें कास्ट निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा जो हम, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ, पहले दिन से कह रहा था कि ये रेलवे हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटेजिक एसेट, पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है, ये मैंने अपने सारे जितने मेरे इर्द गिर्द मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट है अपने कामों में। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटेजिक एसेट, पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है, ये मैंने अपने सारे जितने मेरे इर्द गिर्द मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट है अपने कामों में। मैंने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा किया, वहाँ जो कोचेज बन रही हैं जो चाइना से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, आप यकीन माने मेरे इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे, एक ज़र्रा बराबर भी पोर्ट हुई है और वो जो बना रहे हैं एक ज़रा भी फ़र्क नहीं है। इसके साथ साथ हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने 14 स्कूल वो इंशाल्लाह ताला आउटसोर्स, प्राइवेटाइज नहीं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की तरजीह पहली तरजीह होगी और उनको आउटसोर्स करने के बाद उनकी क्वालिटी एजुकेशन और इन्वायरमेंट जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा, जगह हमारे पास रहेगी। 8 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका रोड शो जो है वो 15 तारीख को है, वो इंशाल्लाह ताला हम करने जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन्स आउटसोर्स हैं 9 के करीब, इसके अलावा हम एक यकदम, क्योंकि हमारी टोटल ट्रेन्स की तादाद आपको पता है काफ़ी है, लेकिन एकदम हम सारा कुछ आउटसोर्स को फेंकने नहीं जा रहे, ये काम बड़ी तरतीब के साथ किया जाता है। लेकिन 8 से 9 ट्रेन्स और बल्कि 10 ट्रेन्स का मैंने सीओ साहब को आज कहा है, टारगेट दिया है कि इसका प्लान तैयार करें आउटसोर्स करने का। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन एक भी आउटसोर्स नहीं है, सारी की सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए भी रोड शो करेंगे। तमाम काम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, ये शफाफियत का लफ्ज़ जो है सबको समझ आना चाहिए कि उसको मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा आ जाए आप कि हमारे पास
इस वक्त जितनी फैक्ट्रीज हैं या जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उसके अंदर जो मीटरिंग है, अगर मीटर नहीं लगा हुआ, वो तकरीबन हमारे पास 26,000 के करीब रिक्वायरमेंट थी, 21,000 हमने एड्रेस कर लिया है। 4 से 5,000 मीटर लगने रेजिडेंशियल एरिया में वो बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। सोलराइजेशन वो भी प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है, उस पर भी हमारा वॉशिंग एरिया, यानी हर चीज जो है, जो मैं अभी अफसोस कर रहा था इस कैंट स्टेशन को देख के, माशाल्लाह है तो ये भी हिस्टोरिकल, क्योंकि सारे स्टेशन हिस्टोरिकल है, लेकिन ये तो बेटा आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं उनको कह सकता। आप नहीं, आप बेटा पीछे हो जाए, नहीं पीछे हो जाए ना यार, हेलो ना बेटा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नाज़रीन, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। रेलवे की ज़मीनों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। पंजाब भर में रेलवे लाइनों के साथ शजरकारी की जाएगी। रेलवे की ज़मीनों को कब्जा माफिया से वागुजार करवाएंगे। रेलवे के 14 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और इससे हमारे रेवेन्यू। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ 3 से 4 कंपनी जो पहले से काम कर रही थी, जिनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात थे, और इनका इजहार रेलवे में आने से पहले भी मैं गाए बगाए करता रहता था, मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती। हमने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने रिजाइन किया है, इससे भी रेलवे को तकरीबन, मैं उस बात में नहीं जाता, उसका स्पेशल ऑडिट हो रहा है, मैं कोई एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी कोड का जज नहीं हूं, वो चीजें डिपार्टमेंटल देखी जाएंगी, लेकिन कम से कम 1.5 अरब रुपए का सालाना जो है मैं सेविंग करूंगा, 1.5 अरब। और इसी तरह हॉस्पिटल की मद में मैं 1 अरब रुपए की सेविंग करूंगा, ये 2.5 अरब। और इसके अलावा कोई भी जो चीजें मेरे ज़हन में आ रही हैं, या जो इंफॉर्मेशन मुझे, जिसको मैं काउंटर चेक करता हूं, किसी एक बात पे नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि आपके जरिए, आप सबसे ज्यादा हमारी आंखें और कान हैं, आपके जरिए भी हमें जो चीजें मिलती हैं, और आम पब्लिक के जरिए जो व्हाट्सएप मुझे आता है, मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूं। तो आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा कि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान रेलवे, इंशाअल्लाह ताला पैसेंजर की सर्विसेज के हवाले से और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन 31 दिसंबर तक हम बहुत सारे सालों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरी पूरी टीम के अंदर एक करज भी है, जुर्रत भी है, कमिटमेंट भी है, और मेरा आम जो मजदूर है उसके अंदर भी अपने काम के साथ वो कमिटमेंट है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसके अलावा चंद गुजारिशात और करनी है। उन लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की है। मैंने उन्हें एक ही पैगाम पहले भी दिया, आज आपके टेलीविजन के जरिए भी देना चाहता हूं कि आप मेरे रेलवे के उस ड्राइवर को जिसका साथी जो है जख्मी हुआ, जिसके बाकी साथियों ने जामे शहादत नोश किया, वही जब हमने उसे ओके का सिग्नल दिया तो ड्राइवर जो है वो दोबारा पेशावर से कोयटा की तरफ रवाना हुआ और कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हुआ। एक ड्राइवर हमारा जो पाकिस्तानी ड्राइवर है रेलवे का, उसको आप डरा नहीं सके तो पूरी पाकिस्तानी कौम को कैसे डरा सकती हैं, और उस फौज को कैसे डरा सकते हैं जिन्होंने इस दहशत गर्दी के दौर के अंदर 12,000 के करीब शहीद हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं। आप उस प्रोफेशनल फौज को जो हमारी हिफाजत कर रही है, उसने ये फैसला किया है पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर, कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के जिस कोने में छुपा हुआ होगा हम उसका पीछा करेंगे। यहां से निकल के अफगानिस्तान जाएगा या किसी और मुल्क जाएगा, वहां भी उसका पीछा करेंगे, और किया हमने। ये किसी सूरत हम स्पेयर नहीं कर सकते, और किसी, मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, मुझे कोई
میٹھی میٹھی گفتگو کی دہشت گردوں کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ مذاکرات کی بات اس سے ہوتی ہے جو ناراض ہو جائے اور راضی ہونے کے لیے تیار ہو. جو آپ کی فیڈریشن کو نہیں مان رہے, جس میں میں نام لے دیتا ہوں, مارنگ لانگو جو ہے, جس کا والد جو ہے دہشت گرد تھا, جس نے کہا میں نے 250 پنجابیوں کو مارا. اب یہ بھی دیکھیں کہ دشمن کی سازش دیکھیں کہ وہ مار کس کو رہے ہیں. کوئی بلوچ جو پاکستانی ہے بلوچ ہی, جیسے خدا نہ خواستہ لاہور میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, تو اس میں جو فیسیلیٹیٹر نکلتا ہے وہ پنجابی نکلتا ہے. وہاں کراچی والا جو ہے, یہ پولیس والے ہمارے آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, وہ لیڈ جاتی جاتی دوسروں کے پاس جاتی ہے. فیسیلیٹیٹر ہم ہی ہیں. آپ جب غریب پنجابی کو مارتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کس نے دیا؟ ہمارے دشمن نے. کیا آپ پنجابی کو ماریں یہاں تاکہ پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر ریئیکشن آئے. لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا, وہ پنجابی ہو, پختون ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, کشمیری ہو, سرائکی ہو, وہ پہلے پاکستانی ہے, بعد میں یہ ہے. اب جو کہتا ہے جی میں تو پہلے آزاد بلوچستان چاہتی ہوں, لوں گی, ہم آپ کو آزاد بلوچستان دیں گے. مانگے تو صحیح دوبارہ. جو مانگے گا اس کو انشاءاللہ عبرتناک انجام اس کا ہوگا. اسی طرح ایک اٹھا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پختونستان چاہیے, جس کا نام منظور پشین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جو فیڈریشن کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں, جو ویپن استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان سے کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے؟ یہ کوئی نئی باتیں ہیں, یہ کوئی چھپی باتیں ہیں. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی ہم نے 150 سال کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی, کوئی کہتا جی فتح نہیں کرنے دیا. بابا جی ایک بندوق کی وہ لڑائی ہوتی تھی, بندوق کی. یہ بندوق سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے. آپ جہاں جہاں جس کھڈ میں آپ ہیں وہاں پہ ہم آپ کو مار رہے ہیں اور ماریں گے. یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ویزے کے بغیر جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے. بھئی ہم یہاں سے ہندوستان نہیں جا سکتے, ہم یہاں سے کسی دنیا کے کسی ملک میں برما نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے. تو آپ ویزے کے بغیر یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی ویزے کے بغیر نہیں آئے گا. جو ویزے کے بغیر آیا ہے, جو انلیگل ہے, غیر ملکی ہے, اس کو اس پاکستان سے نکالے گے. ہم سب نے نشاندہی کرنی ہے اگر آنے والے ہمارے اپنے بچوں کی نسلوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے, یہ پیغام ہے ساری جماعتوں اور اس جماعت کے لیے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کو شادیانے بجائے یا جو اسسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, ان کے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ آپ پاؤں پکڑ رہے ہیں, آپ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے تو اپنے بندوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو روز کہا جاتا تھا جائیں جا کے, لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, کئی دوست ہمیں جب سیاسی طور پہ مجبور کرتے ہیں نا, سر اب فلاں کام کروا دیو, کسی کو پتہ نہیں لگے گا. میں کہ تیری بھول لے, تیرے تو پہلے سب کو پتہ لگ جائے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ہمیں تو پہلے بھی پتہ تھا. لیکن جن کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے, اور وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. مان اس لیے نہیں رہے کہ آپ نے پاکستان کی ان انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے جس پہ دشمن پچھلے 77 سال سے خواب دیکھ رہا تھا. آپ نے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے, آپ نے شہداء کے لواحقین کا, شہداء کا مذاق اڑایا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ پہلے بھی انجام کو پہنچے ہوئے ہیں, باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچے گی. جس نے سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق, اور جس نے اس پاکستان میں رہنا ہے اس نے اس فیڈریشن کو مان کے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس نے قیامت تک قائم اور دائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس میں سب جتنی قومیں آباد ہیں وہ اس کے ماتھے کا جھومر ہے, اور سب نے اس کے لیے اپنی اپنی قربانی دی ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان کی دن رات محنت کے نتیجے میں جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ دنیا کے جو بڑے بڑے اکانومی کے انڈیکیٹرز کو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں. میں نہیں کہہ رہا, مگر میں کہوں گا تو یہ میرے اپنے لیڈر کے لیے خوش آمدی
अल्फाज होंगे, लेकिन उसकी दिन रात मेहनत के नतीजे में इकॉनमी के इंडिकेटर्स ठीक होने शुरू हो गए। हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। दूध की नहरें नहीं बही, रोजगार उस तरह भी नहीं निकला। मैं कहता हूं कारोबार भी हमारा, लेकिन जो बिजली की कीमत कम की है वो अभी 1 साल में इतनी कम की है ना, अगला साल भी है, उससे अगला साल भी है। और उनका ईमान है वजीर आजम साहब का कि जब तक हम अपनी प्रोडक्शन कास्ट कम नहीं करेंगे हम अपने कारखाने नहीं चला सकते, हम compete नहीं कर सकते दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को किसी सूरत भी नहीं, हम दूसरे ममालिक से। उसके ऊपर उनका जो एहसन इकदाम है वो आपके सामने। पावर प्लांट्स के हवाले से जो गुफ्तगू थी, ये मैंने सबसे पहले नेशनल असेंबली के अंदर हुकूमत में होते हुए उसको उठाया था। 29 को हमने एड्रेस कर लिया है, बाकियों को भी हम एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इकॉनमी की बात, फॉरेन पॉलिसी, मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी पे मैं वजीर आजम को सलूट पेश करता हूं कि कोई एक दोस्त मुल्क हमारे साथ उन तब्दीली वालों की हुकूमत में हमारे साथ नहीं रह गया था। सब चले गए, सब ने हमें बाय बाय कह दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अलावा भी जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके के साथ, इसी कमिटमेंट और इसी जदोजहद के साथ ये सफ़र जारी रहा तो हम इंशाल्लाह हर साल एक नया टारगेट जैसे रेलवे में हमने सेट करना है, इसी तरह इस पाकिस्तान की तरक्की में सेट करते जाएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमती जाएगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने वो फ़र्ज़ अदा किया था एक मुसलमान की हैसियत से, मुसलमान भाई की हैसियत से। हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है। और उस हिकमत अमली के तहत जो कुछ भी किया गया, जिसका वेलकम किया गया, लेकिन जब आप किसी भाई को वेलकम करते हैं तो उसके नतीजे में वेलकम की उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिसी उस वक्त के हवाले से ठीक थी और आज की पॉलिसी आज के हवाले से ठीक है। 2003 के बाद पहली दफा प्रॉफिट में गई है, 26 अरब रुपए पीआईए ने प्रॉफिट कमाया है 2024 में। आप रेलवे का टारगेट दे रहे हैं 2.5 अरब रुपए, जबकि इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। किसने 2.5 अरब का किसने टारगेट सेट किया? आपने बताया कि मैं इतना में रहा कि मैं आगे नहीं 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 नहीं, हमारा टारगेट जो है, ठहरे सर बात तो क्लियर कर लेने दो। नहीं नहीं नहीं, ओ भाईजान, मैंने वो सेविंग की बात की थी, उसकी जो हमारी है, जो हमने 4 कंपनियां बंद की हैं और एक हॉस्पिटल की जो स्पॉट सोर्स करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा गौर से सुन लें, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी है थोड़ी सी। और इसके अंदर जो हमारा 110 अरब रुपए का जो है वो टारगेट है। ट्रेन ऑपरेशन के साथ है, ट्रेन ऑपरेशन के बगैर रेलवे नहीं है। और आपने आते ही कहा कि आपका पंक्चुअलिटी नंबर 1 पे है। जुलाई से मार्च पहले 9 माह के दौरान रेलवे का जो ट्रेन ऑपरेशन है उसमें ईआरएस की वजह से सिर्फ 2740 घंटे इफेक्ट हुए हैं और कनेक्टिंग रेल लिंक्स की वजह से 3108 घंटे ज़ाया हुए हैं। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इनके लिए फंड्स रिक्वायर्ड हैं। मरियम तो और मरियम नवाज और वो तो जो कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब इसके लिए कुछ स्पेशल फंड्स दे रहे हैं रेलवे को। आपको पता है कि पीएसडीपी के प्रोग्राम जो पहले से प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, उसमें ट्रैक के लिए 2 सेक्टर जो हमारे क्रिटिकल थे, जिसके अंदर हमारा सक्कर डिवीज़न और कराची डिवीज़न था, उसके ट्रैक के ऊपर अरबों रुपए का काम शुरू हो चुका हुआ है। उसका ब्रेकअप मैंने कल लिया है कि ये ईआर जितने हैं इसको एड्रेस करने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो आप टाइम की बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करना है। और आपके ये अरबों रुपए के फंड्स गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। और दूसरे अब नए पीएसटीपी के लिए मैं और चेयरमैन हम जा रहे हैं 3-4 दिनों में, इंशाल्लाह उससे भी फंड्स हम लेके आएंगे और हम ईआर को एड्रेस करेंगे। ये जो MP1, MP3 स्केल की अफसरों की फौज लगी है कॉन्ट्रैक्ट पे, रेलवे के अफसर क्या अहल नहीं है कि इतनी भारी तनख्वाहों पे आपने वो रखे कि रेलवे के अफसर उनको क्यों लगाया जाता है? अच्छा, वो पहली बात तो ये है कि मैंने पूरी लिस्ट मंगवा ली है। ये जितनी 4 कंपनियां थी, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोग थे, वो तो चले गए। अब आप उनकी भी तादाद, किसी की 13 लाख सैलरी थी, किसी की 10 लाख सैलरी थी,
इसीलिए जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे लोग मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं या हेडक्वार्टर के अंदर हैं, मुझे नहीं पता उसकी तादाद का, आ जाएगी मेरे पास सामने, फिर उनको देखेंगे कि उनकी एफिकेसी है काम के लिए कि नहीं। अगर तो वो हमारी जरूर प्रैक्स खत्म हो गई, उसके हमले की वजह से बड़ा अभी आपने कहा कि पीटीआई जिनके गाँव पार्टियां वो इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो आपके साथ आते हैं बतौर सियासी वर्कर, आप उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? पहली बात तो ये है कि जो आपने पहला सवाल किया बड़ा ही वैलिड है, और मैं तीसरा दिन है, कल चौथा दिन इधर हेडक्वार्टर में होगा, हर एक हफ्ता छोड़ के मैं 4-5 दिन इधर आऊँगा, बाकी मिनिस्ट्री में अपना काम करूँगा, कभी कराची डिवीज़न, कभी मुल्तान, कभी सक्कर, ये सारे हमने इंशाल्लाह ताला फील्ड में जाके, अगर मैं फील्ड में हूँ, अगर मुझे पता चल गया कि वाशरूम गंदा है, अगर मुझे पता चल गया कि जितने स्टेशंस हैं सब स्टेशंस में गैर मेयारी जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं सब स्टेशंस पे, मैं हर अपनी चीज़ को मानूंगा और फिर उसके बाद उसको ठीक करने की तरफ जाऊंगा। फिर एक ये बात हो गई कि इन डीएस साहबान को सामने कुछ बैठे भी हुए हैं, एक हमारे बाकियों को अभी 3 को मिल के आया हूँ, सबको मैंने ये कहा है कि हमारा जो ईद ऑपरेशन जो कामयाबी की वजह क्या है कि मैंने किसी को छुट्टी नहीं दी, डीएस को सब ने पहरा दिया। इन्हीं हालात में इसी ट्रैक के ऊपर 5 ट्रेनें टाइम पे चली, टाइम पे पहुंची। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे फील्ड में जाकर देखेंगे। मेरा काम हर वक्त जाके एक तस्वीरें बनाना नहीं है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, आपने मुझे सवाल किया है कि वो हमारे पास आएंगे तो हम क्या बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा मौक़िफ़ हमेशा, मैं कभी किसी को देख के अपना मौक़िफ़ नहीं बनाता। मैंने पीटीआई के हवाले से मेरा मौक़िफ़ यही है, जब तक 9 मई के हवाले से और जो फंडिंग फॉरेन फंडिंग इनके पास आती है, जो इनके वो लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान से भागकर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर हैं, जब तक ये सारी तहकीकात मुकम्मल होकर वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, मैं उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात को मानने के लिए तैयार हूँ। ट्रेनों की तादाद जो है वो बढ़ रही है और पैसेंजर कम हो रहे हैं, तो आप पैसेंजर जो कि नाराज हो चुके हैं, फिर वही गर्मी में आपको नहीं समझ आई मैंने क्या कहा है। ठहरे नहीं यार 1 मिनट यार, उन्होंने सवाल किया भी इस तरह तो नहीं, मुझे जल्दी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। 10 ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तलब कर लिया है। रेलवे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे, तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। पंजाब हुकूमत के ताउन से रेलवे ज़मीनों को वागुजार कराएंगे। रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। उसके लिए आज बैठ के हमने बिल्कुल यही मैंने कहा, ये तो आपने हमें खुश कर दिया कि जनाब 2023 में 39 अरब, 2024 में 47, अब हमने 55 अरब इंशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा मेरा पैसेंजर क्यों भाग रहा है? ठीक है ना जी, वो मेन वजह होती है, जो अट्रैक्शन होती है, जो मैं समझाऊँ थोड़े से दिनों में, वो ये है कि पंक्चुअलिटी के ऊपर लोग अगर एक जगह 4 घंटे में पहुँच रहे हैं सड़क के ज़रिए, तो वो अगर 8 घंटे में पहुँचे, 7 घंटे में पहुँचे, तो वो अपनी चॉइस जो है वो सड़क को देंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का हमारी लीडरशिप की बदौलत, मैं नाम लूँगा, वह हमारी लीडरशिप की बदौलत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि लोग सड़क को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब मैं सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से यहाँ पे आऊँगा म्यू गार्डन में, तो मुझे 470 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रेलवे स्टेशन पिंडी से वहाँ आऊँगा 280 किलोमीटर में, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, कोई थकावट नहीं, तो उसके ज़रिए मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन मैं उस वक्त उसको अडॉप्ट करूँगा जिस वक्त मैं 3 घंटे में, 2.5 में नहीं कहता, 2.5 में भी आ सकते हैं। अगर हम पूरा डबल ट्रैक कर दें तो 180 की तो मेरे पास कोच है। लेकिन मैं कहता हूँ मैक्सिमम 3 घंटे में, तो मैं यकीन माने अपनी इस गाड़ी में नहीं आऊँगा, मैं उसकी तरफ हम गामजन हैं। अच्छा बासी साहब, ये बताइएगा, लाहौर रेलवे स्टेशन समेत पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे बोगियाँ जो हैं वो नकारा और खराब हो रही हैं, लोग चोरी कर रहे हैं। उस हवाले से क्या पॉलिसी, अगर वो नकारा है तो उनको बेच के रेलवे का दफ्तर जो है वो हासिल किया जाए, इस हवाले से क्या वो मैंने सीओ साहब, मैं 1 सेकंड सर, मैं को भाग रहा हूँ, मैं देती रहना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो सीओ साहब को मैंने एक टारगेट दिया दिनों का
कि इसके अंदर जो स्क्रैप में जाना है माल स्क्रैप में जाएगा, जिसको आपने एड्रेस करना है, एड्रेस करने से ठीक करना है, वो इतने दिनों में ठीक करके फ्लीट में शामिल करें। ये सारी चीज़ें आपके जितने भी रेलवे के गोदाम हैं उन पर कब्जा हो चुका है और रेलवे का सुडान को पता है, उन जगहों पर कब्जा हो चुका है, लेकिन लाहौर में